जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी की टेस्ट सीरीज़, जिसमें हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जितने भी टॉपिक वाइज है ना, उनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपको सॉल्व कराने वाले हैं। जिसमें हमारा आज का पार्ट 1 होगा, जो कि हमारा होगा दोस्तों मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, यानी मांसपेशी संस्थान के ऊपर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। लगभग इसमें 40 से 50 क्वेश्चन होंगे आपके सामने, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। बाकी जो हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज़ चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी एज इट इज़, वो आती रहेगी बीच बीच में आपके सामने। ठीक है, बट हम बाकी फिजिकल एजुकेशन के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अब टॉपिक वाइज भी कवर अप करते हुए चलेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज़। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स। ठीक है, मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, जॉस, टंग एक्सेट्रा रिक्वायर्स। हमारे अंगों, जबड़ों, जीभ आदि की गति की आवश्यकता होती है। ठीक है, किस चीज़ की? सीलियरी मूवमेंट, एमोइबॉइड मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट और फ्लैगुलर मूवमेंट। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने कि हमारे अंगों, जबड़ों, जीभ आदि को गति की आवश्यकता होती है किस प्रकार की? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका मस्कुलर मूवमेंट के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ। यानी कि गति के लिए पूर्ण समन्वित गतिविधि की आवश्यकता होती है। मस्कुलर सिस्टम मांसपेशी प्रणाली में, स्केलेटल सिस्टम कंकाल प्रणाली में, न्यूरल सिस्टम तंत्रिका प्रणाली में, या फिर ऑल ऑफ दी अबव में। गति के लिए पूर्ण समन्वित गतिविधि, किस प्रकार की गतिविधि की आवश्यकता होती है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। गति के लिए जो पूर्ण समन्वित गतिविधि होती है आपकी मस्कुलर सिस्टम में भी होती है, स्केलेटल सिस्टम और न्यूरल सिस्टम, इन तीनों की ही जरूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मसल्स। ठीक है, मांसपेशियों के बारे में गलत कथन चुनें। आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से हमें गलत कथनों को चुनना है। पहला ऑप्शन जैसे देके रखा है आपके सामने, मसल्स आर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन, अबाउट 40 to 50% of the body weight is contributed by muscles. Muscles have special properties like excitability and conductivity and extensibility और नॉन ऑफ दी अबव। मांसपेशी मेसोडर्मल मूल के विशेष ऊतक होते हैं। शरीर के वजन का लगभग 40 से 50% मांसपेशियों द्वारा योगदान दिया जाता है। मांसपेशियों में उत्तेजना, चालकता, विस्तारता जैसे विशेष गुण होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से गलत कथन को हमें चुनना है जो कि मसल से रिलेटेड होगा। तो क्या होगा इसका सही जवाब? गलत कथन कौन सा होगा? तीसरे का? बिल्कुल, इसका जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा दोस्तों वो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि जो आपके ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तीनों के तीनों ही आपके मसल से ही रिलेटेड है। ठीक है, मांसपेशियां हमारी मेसोडर्मल मूल की विशेष ऊतक होती हैं। ठीक है, और शरीर का लगभग 40 से 50% मसल्स का वेट होता ही होता है, और मांसपेशियों में आपके एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी और एक्सटेंसिबिलिटी होती है, ये उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना। तो इसमें सारे के सारे ही करेक्ट आंसर हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ डैश कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी, दे हैव डैश बी अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप एंड हेंस आर कॉल्ड सी मसल्स। देखो दोस्तों, यहाँ पर ए होगा, जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, इन ए बी सी की जगह पर हमें सही चीज़ फिट करनी है ऑप्शंस के हिसाब से। ठीक है, कंकाल की मांसपेशियाँ शरीर के किन घटकों से निकटता से जुड़ी होती हैं? माइक्रोस्कोप के नीचे उनकी कैसी उपस्थिति होती है और इसलिए उन्हें
सी मांसपेशियां कहा जाता है। ठीक है, तो अब ए बी सी यहाँ ऑप्शंस में दे रखे हैं आपके सामने, मस्कुलर स्ट्रिप्ड स्ट्रेटेड, या विसरल स्ट्रिप्ड स्ट्रेटेड, स्केलेटल स्ट्रिप्ड स्ट्रेटेड, या फिर माइक्रो फाइब्रिलर स्ट्रिप्ड या स्ट्रेटेड। इन तीनों ऑप्शंस को हमें ए बी सी की जगह पर सेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्वेश्चन भी आपके सामने है, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपके सामने। ठीक है, स्केलेटल। तो स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी, एंड दे हैव स्ट्रिप्ड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप एंड हेंस आर कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका इस फिल इन द ब्लैंक्स में सेट होगा दोस्तों। ओके, अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्केलेटल मसल्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, स्केलेटल जो कंकाली मांसपेशियां हैं उनके बारे में हमें गलत कथन को चुनना है। ऑप्शंस हमारे सामने हैं, देयर एक्टिविटीज़ आर अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी कि उनकी गतिविधियां तंत्रिका तंत्र के स्वैच्छिक नियंत्रण में हैं। दे आर नोन एज अनस्ट्रेटेड मसल्स, इन्हें अधारीदार मांसपेशियां कहा जाता है। दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व्ड इन लोकोमोटरी एक्शंस एंड चेंजेस ऑफ बॉडी पोस्चर्स, वे मुख्य रूप से चलने फिरने की क्रियाओं और शारीरिक मुद्राओं में बदलाव में शामिल होते हैं। या फिर दे हैव स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, उनका स्वरूप धारीदार है। अब इसमें से कंकालीय मांसपेशियों के बारे में हमें गलत कथन चॉइस करने इन चारों ऑप्शंस में से। तो क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर इन्हें अधारीदार मांसपेशी भी कहा जाता है। जो आपकी स्केलेटल मसल्स होती हैं, कंकाली मांसपेशियाँ होती हैं, वो नॉन स्ट्रेटेड मसल्स नहीं होती हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, इन्हें अनस्ट्रेटेड मसल्स या नॉन स्ट्रेटेड मसल्स कहा जाता है। बाकी ए सी और डी ये तीनों ही ऑप्शंस आपके स्केलेटल मसल्स के लिए सही होंगे, लेकिन हमें यहाँ पर इनकरेक्ट चॉइस करना था, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, विसरल मसल्स आर आल्सो कॉल्ड, ठीक है, आंत की मांसपेशियों को भी कहा जाता है। अब यहाँ आंत दे दिया, बट जो विसरल मसल्स होती हैं वो आपकी इंटरनल मसल्स होती हैं, बॉडी के जो हमारे आंतरिक भागों में होती ना, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो क्वेश्चन कह रहा है विसरल मसल्स आर आल्सो कॉल्ड, जो हमारी आंतरिक मांसपेशियाँ होती हैं शरीर के ऑर्गन्स की, उन्हें क्या कहा जाता है? स्मूथ मसल्स कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, नॉन स्ट्रेटेड, या ऑल ऑफ दीज। चिकनी मांसपेशियाँ, अनैच्छिक, गैर धारीदार, या फिर ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने रखे हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत ही सही तरीके से एनसीईआरटी की सीबीएसई बोर्ड्स की बुक्स से मैंने इन क्वेश्चंस को कलेक्ट करने की कोशिश करी है, इन क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करी है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, विसरल मसल्स जो होती हैं उन्हें स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, और नॉन स्ट्रेटेड मसल्स भी कहलाती हैं। ठीक है, जो भी हमारी आंतरिक ऑर्गन्स की मसल्स होती हैं वो चिकनी मांसपेशियाँ भी होती हैं, अनैच्छिक भी होती हैं, और गैर धारीदार मांसपेशी होती हैं। तीनों के तीनों ही इसके ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन आपसे कह रहा है द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस इन द मसल फाइबर इज। मांसपेशी फाइबर में कैल्शियम आयनों का भंडार गृह होता है क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्गी बॉडी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर लाइजोसोम्स। मांसपेशी फाइबर के अंदर कैल्शियमों का आयन भंडार गृह कौन सा होता है? इन चारों में से ये हमें बताना है, तो जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ठीक है, मांसपेशी फाइबर में जो कैल्शियम आयनों का भंडार गृह होता है वो होता है आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, मायोफिलामेंट्स
ऑफ मायोफाइब्रिल्स आर। मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल आर, ठीक है, ये क्या होते हैं? मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स क्या हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑब्लिकली अरेंज्ड फिलामेंट्स ऑफ मसल्स फाइबर, मांसपेशी फाइबर के तिरछे व्यवस्थित तंतु होते हैं। पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट ऑफ मसल फाइबर, मांसपेशी फाइबर के समांतर रूप से व्यवस्थित तंतु। हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड फिलामेंट ऑफ मसल फाइबर, मांसपेशी फाइबर के क्षैतिज रूप से व्यवस्थित तंतु। रेडियली अरेंज्ड फिलामेंट्स ऑफ मसल फाइबर, मांसपेशी फाइबर के रेडियल रूप से व्यवस्थित तंतु। तो मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स के हिसाब से इन चारों में से कौन सा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो आपके मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स होते हैं वे पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि मांसपेशी फाइबर के समांतर रूप से व्यवस्थित तंतु होते हैं आपके मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है दोस्तों, स्ट्रेटेड अपीयरेंस ऑफ द मायोफाइब्रिल्स इज ड्यू टू। मायोफाइब्रिल्स का धारीदार दिखना किसके कारण होता है? जो मायोफाइब्रिल धारीदार दिखते हैं वो किसके कारण होता है? एक्टिन प्रोटीन्स के कारण, मायोसिन प्रोटीन्स के कारण, बोथ एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स के कारण, या फिर नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी, यानी कि जो मायोफाइब्रिल्स का धारीदार दिखते हैं वो आपके एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रोटीन्स की उपस्थिति के कारण ही वो हमें धारीदार दिखते हैं मायोफाइब्रिल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स ऑफ मसल आर आल्सो कॉल्ड। ठीक है, मांसपेशियों के एक्टिन एवं मायोसिन तंतु भी कहलाते हैं थिक एंड थिन फिलामेंट रेस्पेक्टिवली, क्रमशः मोटे और पतले तंतु। थिन एंड थिक फिलामेंट्स रेस्पेक्टिवली, क्रमशः पतले और मोटी तंतु। ब्लैक एंड वाइट फिलामेंट्स रेस्पेक्टिवली, क्रमशः काले और सफ़ेद फिलामेंट। और वाइट एंड ब्लैक फिलामेंट रेस्पेक्टिवली, क्रमशः सफ़ेद और काले फिलामेंट्स। तो मांसपेशियों के जो एक्टिन एवं मायोसिन तंतु होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्रमशः पतले और मोटे तंतु कहलाते हैं। ठीक है, सीक्वेंस में आएंगे तो पहले पतले फिर मोटे तंतु क्रमशः। ठीक है, थिन एंड थिक फिलामेंट्स रेस्पेक्टिवली, क्रमशः पतले और मोटे तंतु आपके मांसपेशियों के एक्टिव और मांसपेशी तंतु कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है दोस्तों, जेड लाइन्स डिवाइड्स द मायोफाइब्रिल्स इनटू। जेड लाइनें मायोफाइब्रिल्स को विभाजित करती हैं किस में? सार्कोमियर में, सार्कोलेमा में, सार्कोजोम में, या सार्कोप्लाज्म में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बताएंगे। विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सार्कोमियर। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेड लाइनें मायोफाइब्रिल्स को विभाजित जो करती हैं वो सार्कोमियर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है, ए सार्कोमियर इन द मायोफाइब्रिल्स ऑफ मसल इज फाउंड इन बिटवीन। मांसपेशियों के मायोफाइब्रिल्स के बीच में एक सार्कोमियर पाया जाता है। ठीक है, अब उसको क्या बोलते हैं? टू एम लाइन्स, मतलब जो बोला जाए और जो मांसपेशियों के फाइब्रिल्स के बीच में होता है ना, मतलब किन के बीच में? टू एम लाइन्स के बीच में, टू जेड लाइन्स के बीच में, टू एच लाइन्स जोन्स के बीच में, या फिर टू ए बैंड्स के बीच में। अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमने इसको क्लियर किया है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर आपका आएगा। तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टू जेड लाइन्स के बीच में सार्कोमियर पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है? सार्कोमियर इज अ, सार्कोमियर एक है क्या? फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन की कार्यात्मक इकाई। पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल प्रेजेंट इन बिटवीन टू एम लाइन्स, दो एम लाइनों के बीच मौजूद मायोफाइब्रिल का हिस्सा। कंप्लीट बंडल ऑफ मसल्स, यानी कि मांसपेशियों का पूरा बंडल। पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल प्रेजेंट इन बिटवीन टू ए बैंड्स, यानी कि दो ए बैंड के बीच में मौजूद मायोफाइब्रिल का हिस्सा। अब देखो, सार्को
मियर जो होता है अभी पीछे ही क्लियर किया कि दो जेड लाइन के बीच में होता है, तो आपका ये डी वाला भी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा और डी वाला और बी वाला दोनों गलत हो जाएंगे, है ना, क्योंकि तो दो जेड लाइन के बीच में सार्कोमियर पाया जाता है ना। तो अब इन ए और सी में से करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सार्कोमियर संकुचन की एक कार्यात्मक इकाई है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है दोस्तों। इस डायग्राम में आपको यहाँ पर नंबरिंग्स दिख रही ए बी और सी के रूप में। ठीक है, अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ए बी और सी अलोंग द गिवन डायग्राम, दिए गए चित्र के अनुसार ए बी और सी को पहचानिए। ठीक है, चित्र को ढंग से देख लीजिए। ऑप्शंस आपके सामने है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, सी एफ एक्टिन। ए थिक फिलामेंट होगा या ट्रोपोनिन होगा, बी या सी ट्रोपोमायोसिन। ए मायोसिनाइसिन, बी होगा आपका टी आर ट्रोपोनिन या सी होगा ट्रोपोमाइसिन। ए मैरोमाइसिन, बी ट्रोपोनिन या सी ट्रोपोमायोसिनो। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा। जी यहाँ पर ए वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, छोटे छोटे यहाँ पर 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, ये होता है दोस्तों आपका क्या, ये होता है आपका ट्रोपोनिन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ट्रोपोनिन। ए वाला जो पार्ट होगा आपका ट्रोपोनिन हो जाएगा। ओके, और फिर जो बी वाला पार्ट है आपका, बी वाला आपका पार्ट हो जाएगा ट्रोपोमायोसिन हो जाएगा। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन हो जाएगा। और सी वाला जो पार्ट हो जाएगा आपका एफ एक्टिन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय, मांसपेशियों के संकुचन की क्रियाविधि को सबसे अच्छी तरह से समझाया गया है किसमें? फिजिकल फिलामेंट थ्योरी, केमिकल फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी या जंपिंग फिलामेंट थ्योरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? मांसपेशियों के संकुचन की क्रियाविधि को सबसे अच्छी तरह से इन चारों में से किस में समझाया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंदर मांसपेशियों के संकुचन की क्रियाविधि को सबसे बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ, यानी कि मांसपेशियों का संकुचन किसके फिसलने से होता है दोस्तों? ठीक है, मांसपेशियों का संकुचन किसके फिसलने से होता है? थिक फिलामेंट ओवर थिन फिलामेंट, पतले फिलामेंट के ऊपर मोटा फिलामेंट, थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट, मोटे फिलामेंट के ऊपर पतला फिलामेंट, थिन फिलामेंट ओवर थिन फिलामेंट यानी कि पतले फिलामेंट के ऊपर पतला फिलामेंट, या थिक फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट यानी कि मोटे फिलामेंट के ऊपर मोटा फिलामेंट। अब आपको बताना है इन चारों में से मांसपेशियों के जो मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट करती हैं वो किसके फिसलने से होता है। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो मांसपेशियों का संकुचन होता है वो थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट यानी मोटे फिलामेंट के ऊपर पतला फिलामेंट सरकता है हमेशा। ठीक है, मोटे फिलामेंट के ऊपर पतला फिलामेंट सरकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। 17वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द सिग्नल सेंट बाय, यानी कंकाल की मांसपेशियों का संकुचन भेजे गए संकेत से शुरू होता है। किसके द्वारा भेजे गए संकेत से शुरू होता है? जो कंकाल की मांसपेशी होती हैं उनका जो संकुचन होता है उन्हें कहाँ से संकेत भेजा जाता है जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करती हैं? CNS से, PNS से, या फिर ANS से, या फिर न्यूट्रल ट्रांसमीटर्स से। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा जो संकेत भेजा जाता है उसकी वजह से हमारी स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा सिग्नल भेजा जाता है।
हमारी स्केलेटल मसल्स को। ओके अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ जंक्शन बिटवीन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस किसके बीच का जंक्शन होता है? टू न्यूरॉन्स एंड मसल्स, दो न्यूरॉन्स और मांसपेशियां, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मसल्स, संवेदी न्यूरॉन्स और मांसपेशियां, मोटर न्यूरॉन्स एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल्स, मोटर न्यूरॉन्स और मांसपेशियों के सार्कोलेमा, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल्स, यानी कि संवेदी न्यूरॉन्स और मांसपेशियों के सार्कोलेमा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसके बीच का जंक्शन होता है? सो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शंस आपके सामने हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मोटर न्यूरॉन्स और मांसपेशियों के सार्कोलेमा। ठीक है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वो मोटर न्यूरॉन्स और सार्कोलेमा, जो मांसपेशियों के सार्कोलेमा होते हैं, उनके बीच का जंक्शन होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है दोस्तों एरोबिक मसल्स आर कॉल्ड। सेम पीछे वाले क्वेश्चन के पैटर्न पे है जैसे पिछले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। यहाँ पर आपको ऑप्शंस में फिल इन द ब्लैंक्स में ABC दिया और ABC पहचान के आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है एरोबिक मसल्स आर कॉल्ड डैश एंड एरोबिक मसल्स आर कॉल्ड डैश, हेयर A एंड B रेफर्स टू। अब यहाँ पर A और B क्या रेफर करते हैं? एरोबिक मांसपेशियों को A कहा जाता है और एनारोबिक मांसपेशियों को B कहा जाता है। यहाँ A और B का मतलब क्या होगा? रेड फाइबर्स, A रेड फाइबर्स, B वाइट फाइबर्स, A वाइट फाइबर, B रेड फाइबर, A वाइट फाइबर, B ब्लैक फाइबर और A रेड फाइबर और B ब्लैक फाइबर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। रेड A आपका रेड फाइबर होगा, B आपका वाइट फाइबर होगा। ठीक है, एरोबिक मसल्स आर कॉल्ड रेड फाइबर एंड एनारोबिक मसल्स आर कॉल्ड वाइट फाइबर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? विच वन इज इनकरेक्टली मैच्ड। कौन सा गलत सुमेलित, हमें गलत वाले को पहचानना है यहाँ से। हैवी मैरोमाइसिन, स्मूथ मसल्स, रेड मसल्स, ट्रोपोनिन। ठीक है, हैवी मैरोमाइसिन का आपका ग्लोबुलर हेड दिया है, स्मूथ मसल्स का आपका इनवॉलेंट्री मसल्स दे रखा है। ओके, रेड मसल्स का आपका मायोग्लोबिन और ट्रोपोनिन का आपका फाइब्रस प्रोटीन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो गलत मैच्ड है यहाँ पर वो क्या होगा? जल्दी से बताएंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। ट्रोपोनिन आपका मैच है फाइब्रस प्रोटीन से। ठीक है, जबकि ट्रोपोनिन जो होता है ना वो आपका एक प्रकार का कार्डियक रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, जो आपके ट्रोपोनिन होते हैं वो कार्डियक रेगुलेटरी प्रोटीन में आते हैं, CRP ध्यान रखना। ठीक है, कार्डियक रेगुलेटरी प्रोटीन्स में होते हैं, जो कि बेसिकली देखा जाना कि आपके एक्टिन और मायोसिन के बीच जो इनका जो काम होता है ना, ये आपके एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं उनके बीच में ये कैल्शियम को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, ट्रोपोनिन जो होता है, यहाँ पर फाइब्रस प्रोटीन दिया है तो ये इसका इनकरेक्ट होगा। बाकी रेड मसल सब में आपके मायोग्लोबिन्स होते हैं, स्मूथ मसल्स इनवॉल्यूटरी मसल्स कहलाती हैं, हैवी मैरोमाइसिन आपके ग्लोबुलर हेड में होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है? पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कथन चुने। अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें से हमें गलत स्टेटमेंट निकालने हैं। ठीक है, कंटेंट ऑफ मायोग्लोबिन इज हाई इन रेड मसल फाइबर्स, यानी कि लाल मांसपेशी फाइबर में मायोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है। वाइट मसल फाइबर्स प्रेजेंट लो अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सफ़ेद मांसपेशी फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कम मात्रा होती है। रेड मसल फाइबर्स हैव मैनी माइटोकॉन्ड्रियाज, लाल मांसपेशी फाइबर में कई माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। या फिर वाइट मसल फाइबर पोसेसेस लेस नंबर ऑफ इनटू कॉन्ड्रिया, सफ़ेद मांसपेशियों में फाइबर में कॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। अब हमें इसमें से गलत कथन चुनना है मसल्स के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से चूज़ करेंगे इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है दोस्तों। बिल्कुल इसमें जो गलत स्टेटमेंट है दैट इज ऑप्शन B। ठीक है, वाइट मसल फाइबर प्रोसेसेस लो अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सफ़ेद मांसपेशी फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा कम होती है। जबकि सही जवाब होगा इसका कि
मांसपेशी फाइबर में आपकी जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा होती है वो अधिक होती है दोस्तों। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर 21 सही जवाब हो जाएगा। 21 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है, मसल कंटेन्स अ रेड कलर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग पिगमेंट कॉल्ड। ठीक है, मांसपेशियों में लाल रंग का ऑक्सीजन युक्त वर्णक होता है जिसे कहा जाता है। ठीक है, हमारी मसल्स में एक लाल रक्त का लाल रंग का ऑक्सीजन से युक्त एक वर्णक होता है दोस्तों, पिगमेंट होता है, उसे क्या कहते हैं? रोडोप्सिन कहते हैं, मायोग्लोबिन कहते हैं, हेमोसियानिन कहते हैं, या फिर बोथ ए एंड बी यानी कि रोडोप्सिन और मायोग्लोबिन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब? बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मायोग्लोबिन दोस्तों। ठीक है, मांसपेशियों में जो लाल रंग का आपका पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन से युक्त होता है वह मायोग्लोबिन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, क्या कहलाएगा? मायोग्लोबिन कहलाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, 23वां क्वेश्चन है आपका, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो असर्शन क्या कह रहा है? ए, रेड मसल्स डिपेंड ऑन एरोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी। रीजन उसका दे रहा है आर, रेड मसल्स हैव फ्यू नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन देम। ठीक है, ए, लाल मांसपेशियां ऊर्जा के लिए अवायवीय प्रक्रिया पर निर्भर करती हैं। आर, लाल मांसपेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। ठीक है, एक असर्शन है कि उसका कारण दे रखा है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो असर्शन है क्या उसका असर्शन सही है या उसका दिया जाने वाला कारण, या दोनों सही है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आपका लाल मांसपेशियां ऊर्जा के लिए अवायवीय प्रक्रिया पर निर्भर करती हैं, ये भी सही है, और लाल मांसपेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है, ये भी सही है, लेकिन ए वाले का जो कारण दिया है वह गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। 24वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स रिगार्डिंग द मसल स्ट्रक्चर। ठीक है, मांसपेशियों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है दोस्तों? ठीक है, इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर, यानी कि जेड लाइन विच बाइसेक्ट्स इट। प्रत्येक आई बैंड के केंद्र में एक लोचदार फाइबर है जिसे द्विभाजित करता है, जो इसे द्विभाजित करता है। ठीक है, थिन फिलामेंट आर फॉर्मली अटैच टू द जेड लाइन। पतले फिलामेंट जेड लाइन से मजबूती से जुड़े होते हैं। एम लाइन इज अ फाइब्रस मेम्ब्रेन ऑफ द मिडल ऑफ ए बैंड। एम लाइन ए बैंड के मध्य में एक रेशेदार झिल्ली है। ठीक है, 3 ऑप्शंस यहाँ पर आपके दिए, तीनों के हिसाब से यहाँ पर आपको क्या करना है। चौथा ऑप्शन भी है कि ए सार्कोमियर कॉम्प्राइज 1 फुल ए बैंड एंड 2 हाफ आई बैंड। ठीक है, एक सार्कोमियर में एक पूर्ण ए बैंड और 2 आधे आई बैंड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कूट दे रखा है, इन कूट के हिसाब से आपको आंसर्स बताने हैं कि इनमें से गलत कथन, गलत स्टेटमेंट कौन सा है दोस्तों। तो जल्दी से बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 24 में जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो कौन सा ऑप्शन है? बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। कोई भी रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है दोस्तों इसमें। ठीक है, ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट दिए हैं ये आपके ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, चारों के ही चारों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ड्यूरिंग स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन फॉलोइंग इवेंट्स अकर। कंकाली मांसपेशी संकुचन के दौरान निम्नलिखित घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, आई बैंड शॉर्टन्स, आई बैंड छोटा हो जाता है। ए बैंड शॉर्टन्स, ए बैंड छोटा हो जाता है। एच जोन शॉर्टन्स, एच जोन छोटा हो जाता है। सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट, सार्कोमियर संकुचित होता है। एटीपी चेंजेस टू एडीपी एंड पीआई। एडीपी और पीआई में, एटीपी जो होता है एडीपी और पीआई में बदल जाता है। तो चूज द ऑप्शन विथ इनकरेक्ट इवेंट्स। अब आपको ऑप्शन चूज करने जो इसमें से इनकरेक्ट है दोस्तों। ठीक है, 5 ऑप्शन में से गलत ऑप्शन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में से 25वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा?
बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 4 एंड 5 जो है वो आपका, ठीक है, 4 एंड 5 जो है वो आपकी कंकाली मांसपेशी संकुचन के दौरान घटित होने वाली घटनाएं हैं। ठीक है, सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट, सार्कोमियर संकुचित होता है, और एटीपी चेंजेस टू एडीपी एंड पीआई, ये आपकी घटनाएं घटित होती हैं कंकाली मांसपेशी संकुचन के दौरान दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है दोस्तों। 26वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन का चयन करें। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू मैकेनिकल एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, मांसपेशियों में संकुचन के दौरान रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। दूसरा, मसल फटीग अकर्स ड्यू टू लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, लैक्टिक एसिड बनने के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। तीसरा, रिएक्शन टाइम इज डिफरेंट टू डिफरेंट मसल, प्रतिक्रिया का समय अलग अलग मांसपेशियों के लिए अलग अलग होता है। और चौथा, मसल कॉन्ट्रैक्शन डोंट नीड एटीपी, मांसपेशियों के संकुचन के लिए एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट स्टेटमेंट, इन चारों ऑप्शंस के हिसाब से हमें, ठीक है, बताना है इसमें से गलत कथन कौन सा है दोस्तों। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब क्या होगा, ध्यान से पढ़िए, बहुत ही आसान भी है अगर आपने मसल्स को पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर डी का करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओनली 4। चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका गलत है। ठीक है, मांसपेशियों को संकुचन के लिए एटीपी की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल होती है भैया। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की ज़रूरत तो होती है, मसल्स को एनर्जी यहीं से तो प्रोवाइड होगी, है ना, तो एटीपी की ज़रूरत होती है। बाकी जो तीनों ही स्टेटमेंट ऊपर दिए हैं यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं, सिंगल वन लाइनर में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इन तीनों ऑप्शंस को भी बहुत ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए बोला मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 27, 27वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिक मसल। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कार्डिक मांसपेशियों के गुण है। ठीक है, दे आर द मसल्स ऑफ द हार्ट, ये हृदय की मांसपेशियां होती हैं। दे आर नॉन स्ट्रेटेड, ये गैर धारीदार हैं। दे आर इनवॉलेंट्री इन देयर फंक्शंस, ये अपने कार्यों में अनैच्छिक होती हैं। और दे आर मेड अप ऑफ फेसिकल्स, वे प्रावरणी से बने होते हैं। तो हमारी जो कार्डिक मसल्स होती हैं उनमें इन चारों में से कार्डिक मसल्स के गुण कौन कौन से हैं, उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर चारों दे रखे हैं, तो जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, जो हमारी कार्डिक मसल्स होती हैं वो हार्ट मसल्स कहलाती हैं। ठीक है, और दे आर इनवॉलेंट्री इन देयर फंक्शंस, भाई वह अनैच्छिक तरीके से कार्य करती हैं, हमारी कंट्रोल में थोड़ी होती हैं। जो कार्डिक हृदय मांसपेशियां या कार्डिक मसल्स होती हैं ना, वो अपने तरीके से काम करती हैं। बस ये होता है कि जो कार्डिक मसल्स होती हैं वो आपकी जो मेड, अगर किसकी बनी है अगर इसमें आ जाता तो आपकी बनी होती हैं वॉलंटरी मसल्स की। ठीक है, लेकिन जो वर्क करती हैं वो इनवॉलेंट्री टाइप में करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है मैच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमको मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। फास्ट ट्विच मसल फाइबर, स्लो ट्विच मसल फाइबर, एक्टिन फिलामेंट, सार्कोमेयर। उसके ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, बिल्ट फॉर एंडोरेंस एक्टिविटीज़ लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, बिल्ट फॉर शॉर्ट पावरफुल बर्स्ट ऑफ एनर्जी, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट एंड आई बैंड। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर कोड्स में दिए होंगे, इसमें से आंसर आपको चॉइस करना है। सो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ए का यहाँ पर आपका दे रखा है सेकंड। फास्ट ट्विच मसल फाइबर क्या होते हैं, फास्ट ट्विच मसल फाइबर बिल्ट फॉर शॉर्ट, जितनी भी शॉर्ट रेसेस होती हैं, शॉर्ट पेस वाली जो रेस होती है, ज़्यादा एनर्जी की कम समय में ज़रूरत पड़ती है, वहाँ आपके फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स वर्क करते हैं, है ना। फिर बी का दे रखा है 1 स्लो ट्विच मसल फाइबर्स, बिल्कुल बिल्ट फॉर एंडोरेंस एक्टिविटीज़ लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, मैराथन वगैरह में आपके स्लो ट्विच मसल फाइबर ज़्यादा काम करते हैं, है ना।
एक्टिन फिलामेंट की बात करें तो ये आपके आई बैंड से कनेक्टेड है, और सार्कोमियर के अभी पीछे ही पड़ा था, ये एक प्रकार की कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है मसल्स की, सार्कोमियर जो होती है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें 4-5 क्वेश्चन आपके पुटअप हो गए हैं एक हिसाब से देखा जाए तो, 4 क्वेश्चन आपके बढ़िया क्लियर हुए यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 29। 29वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों। ठीक है, हार्ट मसल्स आर स्ट्रेटेड एंड इनवॉलेंट्री, हृदय की मांसपेशियां धारीदार और अनैच्छिक होती हैं। द मसल्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स आर स्ट्रेटेड एंड वॉलेंट्री, हाथों और पैरों की मांसपेशियां धारीदार और स्वैच्छिक होती हैं। द मसल्स लोकेटेड इन द इनर वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर स्ट्रेटेड एंड इनवॉलेंट्री, आहार नाल की भीतरी दीवारों में स्थित मांसपेशियां धारीदार और अनैच्छिक होती हैं। या फिर मसल्स लोकेटेड इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स आर अनस्ट्रेटेड एंड इनवॉलेंट्री, प्रजनन पथ में स्थित मांसपेशियां आरेखित और अनैच्छिक होती हैं। हमको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है दोस्तों। सो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 29वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। यहाँ से भी आपके एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो क्लियर होंगे। क्या होगा सही जवाब 29 का? बिल्कुल, इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा कि आहार नाल की भीतरी दीवारों में स्थित मांसपेशियां धारीदार और अनैच्छिक होती हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी जो ए, बी और डी ऑप्शन दे रखे हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। इन तीनों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कह रहा है बाइसेप्स आर अटैच्ड विथ। ठीक है, जो हमारी बाइसेप्स मसल होती है वो किसके साथ अटैच होती है, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस या फिर फीमर। एक आसान लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस बोन के ऊपर भी हमारी बाइसेप्स मसल अटैच होती है। ठीक है, और नीचे की बात करें तो नीचे ट्राइसेप्स भी होती है। ठीक है, अगर ट्राइसेप्स के बारे में भी पूछता तो ट्राइसेप्स में भी आपका ह्यूमरस ही आ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या कह रहा है, मसल दैट बेंड्स वन पार्ट ओवर अनदर इज कॉल्ड। ठीक है, वह मांसपेशी जो एक भाग को दूसरे भाग पर मोड़ती है वह क्या कहलाती है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो वो कौन सी मांसपेशी का, वह एक मांसपेशी जो एक भाग को दूसरे भाग पर मोड़ती है वो क्या कहलाती है। एक्सटेंशन कहलाती है, फ्लेक्सर कहलाती है, अबडक्टर कहलाती है या फिर अडक्टर कहलाती है। सो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, इसका सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फ्लेक्सर कहलाएगी दोस्तों। ठीक है, वो मसल्स फ्लेक्सर मसल्स होती हैं जो एक भाग को दूसरे भाग पर मोड़ने का काम करती हैं, वो फ्लेक्सर कहलाती हैं दोस्तों, फ्लेक्सर मसल्स कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 32, मसल दैट ब्रिंग्स लिम्ब टुवर्ड्स मिड लाइन इज कॉल्ड। ये भी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग को मध्य रेखा की ओर लाने वाली मांसपेशियां क्या कहलाती हैं। ठीक है, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं या अंग होते हैं हमारे, उनको मध्य रेखा की ओर ले जाने वाली मसल्स क्या कहलाएंगी, फ्लेक्सर कहलाएंगी, अबडक्टर कहलाएंगी, अडक्टर या फिर प्रोनेटर। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अडक्टर। ठीक है, अंग को मध्य रेखा की ओर जो ले जाने वाली मांसपेशियां होती हैं वो अडक्टर कहलाती हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है अबडक्टर मसल्स इज एंटागोनिस्ट ऑफ। ठीक है, यानी कि अबडक्टर मांसपेशियां किसकी विरोधी होती हैं, अडक्टर की, फ्लेक्सर की, प्रोनेटर की या फिर रोटेटर की। चलिए, एक आसान लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी जो अबडक्टर मसल्स होती हैं वो किसकी एंटागोनिस्ट होती हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या होगा इसका सही जवाब। बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अडक्टर। अबडक्टर मसल्स जो होती हैं वो अडक्टर की एंटागोनिस्ट होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 34th क्वेश्चन आपसे कह रहा है मायोग्लोबिन अकर्स इन। मायोग्लोबिन होता है किसमें, ब्लड में, लीवर में, स्प्लीन में या फिर मसल में। एक बहुत ही आसान लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है।
चलिए बताइए, मायोग्लोबिन किस में होता है? ब्लड में, लीवर में, स्प्लीन में? क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारी मसल्स में मायोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 35। वीडियो पसंद आ रही हो यार तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि अब कुछ वीडियोस में इम्प्रूवमेंट मैंने करना शुरू किया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थोड़ा मेरे को भी एनर्जी मिलेगा अगर आप लोग के पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे। नेगेटिव तो आते ही हैं, पॉजिटिव भी थोड़े बहुत अगर आ जाएंगे कि हाँ जो मैंने मेहनत की है इस बीच में वो आपको अच्छी लग रही है। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और भी क्या सुधार करने वो भी आप मेरे से शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कह रहा है द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ मसल इज, मांसपेशी का संकुचनशील प्रोटीन है ट्यूबुलिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन या फिर एक्टिन। हमारी मसल्स का संकुचनशील कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सा है इन चारों में से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन डी, एक्टिन। ठीक है, मांसपेशी का जो संकुचनशील प्रोटीन होता है वो एक्टिन होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। मायोग्लोबिन अकर्स इन, मायोग्लोबिन होता है किस में? अभी तो देखो मसल्स में होता है तो पीछे पढ़ लिया हमने, नॉर्मल पूछेगा तो मसल्स में पूछ लिया। अब मसल के अंदर किसके अंदर मायोग्लोबिन होता है? वाइट मसल फाइबर में, रेड मसल फाइबर में, इनवॉलेंट्री मसल्स में या फिर ऑल ऑफ द अबव में? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, इसका सर करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मायोग्लोबिन आपका रेड मसल्स के अंदर, रेड मसल फाइबर के अंदर पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। स्टेटमेंट बेस व एसर्शन बेस क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है, दावा होगा उसका कारण। तो क्या कह रहा है इसमें? बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स आर कॉल्ड एंटागोनिस्टिक मसल्स। ठीक है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स आर एंटागोनिस्टिक मसल्स। स्टेटमेंट 2 है दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टुगेदर। ठीक है, स्टेटमेंट 1 आपका असर्शन है और उसका रीजन स्टेटमेंट 2 है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को विरोधी मांसपेशियां कहा जाता है। ठीक है, और यह इस तथ्य के कारण है कि वे एक साथ सिकुड़ते और आराम करते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, पेपर में छपने वाला सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट के ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 37 का? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन सी, यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो मसल्स होती हैं वो एक दूसरे की एंटागोनिस्ट होती हैं। ठीक है, विरोधी मांसपेशियां होती हैं एक दूसरे की। ठीक है, लेकिन इसी विरोधी होती हैं इस तथ्य के कारण कि वो एक साथ सिकुड़ते और आराम करते हैं, ये स्टेटमेंट इसका गलत है। कारण इसका क्यों, ऐसा क्यों है? देखो दोस्तों, जब बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ठीक है, इनकी जो मूवमेंट होगी, हम एल्बो में जब हम फ्लेक्जन करते हैं ना, जब हमारी एल्बो में फ्लेक्जन होगा यानी कि हम कोहनी को मोड़ेंगे तो बाइसेप्स जो होंगी वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और जब हमारी बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी यानी कि सिकुड़ेंगी तो हमारी ट्राइसेप्स उस वक्त आराम करती हैं दोस्तों। ठीक है, और जब हम एक्सटेंशन करेंगे, फैलाव करेंगे, रिलीज करेंगे वहाँ पर, ठीक है, तो कोहनी में जो ट्राइसेप्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और हमारी बाइसेप्स रिलैक्स करती हैं। और यहाँ क्या कर रहा है? एक साथ सिकुड़ते और आराम करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसका ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओके, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये थे हमारे दोस्तों आज के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम एक टिपिकल टॉपिक होता है जहाँ से क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब तो मैक्सिमम आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिजिकल एजुकेशन हो और ठीक है जितने भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं फिजिकल एजुकेशन के। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज की एमसीक्यू सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्त तो वीडियो को एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। जो भी दोस्त इस चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा के रखो यार, क्योंकि वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ताकि आपके पास पहुँचे और ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन सीरीज़ आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एक और चीज़ कि इस वीडियो का PDF जो होगा वो पर्सनली आप मेरे को टेलीग्राम पे बताना, मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। हालांकि ये टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद,
वंदे मातरम। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।